हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस में आज का जो टॉपिक हमारा है वो है उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ यूपी। क्लाइमेट, सबसे पहले जलवायु। अगर आपने हमारे जलवायु विज्ञान के चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा जलवायु किसको कहते हैं। फिर भी संक्षिप्त में यहाँ पर चूँकि हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात हम करेंगे। जलवायु किसको कहते हैं? जलवायु जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मौसम किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर मौसम और जलवायु को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। मौसम क्या है? मौसम एक अल्पकाल समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसे मौसम कहा जाता है, यानी कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, इसी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब ये वायुमंडलीय दशाएं क्या चीज़ हैं? वायुमंडलीय दशाओं का मतलब है वायुमंडल की स्थितियां, जैसे वायुमंडल में तापमान क्या है, दाब क्या है, नमी कितनी है, वर्षा कितनी है, पवनों की दिशा क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वायुमंडल में, उसी को वायुमंडल की दशा कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दशाएं। इसका मतलब है ताप, दाब, नमी, वर्षा, पवनें, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकी कंडीशंस को ही जब हम मेज़र करते हैं तो उसे मौसम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बहुत ज़्यादा तापमान है कहीं पे तो आप क्या कहते हैं? बहुत गर्म मौसम है। अगर तापमान कम है तो आप कहते हैं ठंडा मौसम है। यानी कि वायुमंडल की कंडीशंस को ही मेज़र करके आप बताते हैं मौसम कैसा है। अगर नमी ज़्यादा है तो आप कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उमस भरा मौसम है, यानी ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, आर्द्रता वाला मौसम है। कम है तो आप शुष्क कह देते हैं कि सूखा मौसम है, बिल्कुल नमी है ही नहीं। वर्षा बहुत हो रही है तो आप कहते हैं वर्षा वाला मौसम है। तो वायुमंडल की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत जल्दी चेंज भी हो जाती हैं। हो सकता है कि आज बहुत गर्म हो रहा हो, अभी 2 दिन बाद तापमान कम हो जाए तो आप कहेंगे ठंडा मौसम हो गया। वहीं शाम को बारिश होने लगे तो आप कहेंगे बारिश का मौसम हो गया। तो ये जो अल्पकालिक यानी बहुत जल्दी चेंज होने वाली वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसी को मौसम कहा जाता है। मौसम अल्पकालिक है, यह सुबह से शाम को भी बदल सकता है, 2-4 दिन में बदल सकता है, महीने में बदल सकता है, 2-3 महीने में भी बदल सकता है। मौसम बदलता रहता है। आप अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ कैसा मौसम है, तो क्या यही जलवायु है? नहीं। अगर यही मौसम एक लंबे समयांतराल के लिए किसी क्षेत्र का मापा जाए और उसका एवरेज निकाला जाए तो ये न्यूनतम समय लगभग 30 वर्ष का माना जाता है कि 29-30 वर्ष, इतना लंबा पीरियड। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु आपको जाननी है तो लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा तक का एक एवरेज देखिए कि इसमें किस चीज़ की अधिकता रही है, वही वहाँ की जलवायु कहलाएगी। यानी कि मौसम से थोड़ा सा अलग है जलवायु। ये वेदर है, ये क्लाइमेट है। जलवायु तो दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक का ये मौसम होता है। दीर्घकालिक मौसमी दशाएं, चाहे आप ये कह लीजिए दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं, लेकिन हमने यहाँ मौसमी इसलिए बात कर दिया क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं ही मौसम है। तो लंबे समय तक का मौसम आप चेक कर लीजिए। इसको ज़रा एक छोटे उदाहरण से समझिए। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय आप ठंडक का मौसम चल रहा है, ठंडक चल रही है, फिर आप देखोगे गर्मी आ जाएगी, फिर आप देखोगे बारिश आ जाएगा, फिर इसी तरीके से कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी लू चल रही है, यानी मौसम चेंज होता रहता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज एक लंबे समय का एवरेज निकाला जाए तो आप देखेंगे उसमें गर्मी की अधिकता है। आप नहीं कहोगे उत्तर प्रदेश एक ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, नहीं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ठंडक होती नहीं है या भारत में ठंडक होती नहीं है। ठंडक का मौसम होता है, लेकिन अगर 30 साल का एवरेज आप देखोगे तो उसमें जो ज़्यादा निकल के आएगा वो गर्म के महीने ज़्यादा निकल के आएंगे, यानी गर्म मौसम है यहाँ का, गर्म जलवायु है यहाँ की। तो जलवायु एक लंबे समय का एवरेज होता है, दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का औसत होता है। ये दशाओं का औसत, और हमने बताया ये औसत कोई 1-2 वर्ष का नहीं, लगभग 30 वर्षों का मिनिमम देखते हैं या इससे अधिक का ही देखते हैं।
तो आप मौसम समझ गए, जलवायु समझ गए क्या होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु क्या है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जब भी आप जलवायु को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द आते हैं, उनको ज़रा देख लें। जैसे एक शब्द भी आपको देखने को मिलेगा उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म होता है, ट्रॉपिकल। और आर्द्र पढ़ते हैं, एक दा है, दा में ऊपर और नीचे दोनों दा लगे हुए हैं। आर्द्र यानी ह्यूमिड, इसको आप कह सकते हो वेट या नम, ठीक है। आर्द्र, वेट, नम, कुछ भी आप कह सकते हो। ये जो उष्ण होता है ये ताप के आधार पर होता है, ये तापमान को बताने वाली चीज़ है। अगर कोई कहे कि यहाँ का मौसम बड़ा उष्ण है, तो उष्ण का मतलब गर्म होता है, तो तापमान के आधार पर बताया जाता है। और अगर कोई कहता है कि आर्द्र है, यानी ये ह्यूमिडिटी बता रहा है कि हवा में पानी का परसेंटेज क्या है, जलवाष्प कितनी है, तो वो आर्द्रता बताने वाली चीज़ है। तो उष्ण और आर्द्र आप बार बार सुनेंगे, इसीलिए हमने कहा इसको बता दें। और शुष्क तो आप जानते ही हैं, यानी ड्राई। शुष्क का मतलब है कि ह्यूमिडिटी नहीं है, यानी पानी की मात्रा हवा में नहीं है, सूखी हवा है। तो जहाँ सूखी हवा होती है वो पानी को खींचने की प्रवृत्ति रखती है, वो जहाँ जाती है हर चीज़ को सुखा देती है, यानी पानी को खींच लेती है हवा, अगर गर्म है और शुष्क है तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। आइए बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पर। जब आप उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो ज़्यादातर मैचिंग रहता है भारत की जलवायु से। जैसी भारत की जलवायु है वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी जलवायु है। थोड़ा बहुत क्षेत्रीय विविधताएं आप देखेंगे, वो हम सब कुछ अभी आपको क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझें उत्तर प्रदेश की लोकेशन। आपको जानना ज़रूरी है समझने के लिए। अगर हम इंडिया के एक मैप को इस तरीके से ड्रा कर लें तो इस तरीके से आप देखोगे यूपी कहाँ पर है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडिया है। आइए एक हम ग्लोब ड्रा करते हैं। देखिए, दोनों चीज़ों को साथ में ही समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, जानना ज़रूरी है। ये ग्लोब है, ग्लोब में अक्षांश और देशांतर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, इसको कहते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, विषुवत है। इसके ऊपर एक लाइन जो है अक्षांश की वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं मकर रेखा या मकर वृत्त। दक्षिण गोलार्ध में और 66.5 पे। ये सब कुछ जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, वो हमारे अक्षांश और देशांतर के जो वीडियोज़ हैं उनको देख लें अच्छी तरीके से। तो ये 66.5 डिग्री जो साउथ की अक्षांश होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त है ये। और इसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो वृत्त है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए आपको सूर्य की गति पृथ्वी के सापेक्ष जो है आभासी गति, उसको समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम क्लाइमेटोलॉजी को पहले आप पढ़ाए थे आपको, ताकि चीज़ों को समझ सकें आप। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज्योग्राफी में हर जगह आपको मिलेंगी। आप अगर सूर्य की गति पृथ्वी के सापेक्ष समझे हुए हैं तो आपको पता है कि सूर्य की गति कर्क से लेकर के मकर के मध्य में रहती है। यानी ये जो एरिया है कर्क से लेकर मकर के मध्य का, ये सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त करता है। इसके ऊपर यानी इसके उत्तर में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे सूर्य की 90 डिग्री पे किरणें गिरती हों, यानी हमेशा तिरछी किरणें गिरती हैं, इसीलिए कम ताप रहता है। और यही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। ये जो एरिया है इसके बीच में किसी न किसी समय, वर्ष में किसी न किसी समय सूर्य की लंबवत किरणें रहती हैं। तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। सबसे ज़्यादा तापमान होने से इसको गर्म क्षेत्र कहा जाता है। गर्म के लिए हमने जो शब्द जलवायु में प्रयोग करने के लिए कहा, अंग्रेजी में ट्रॉपिकल और हिंदी में उष्ण। तो ये जो क्षेत्र है कर्क से मकर के बीच को, इसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। अब कटिबंध शब्द हमने आपको बताया था, कटिबंध माने कमर पे बांधी जाने वाली पेटी। पेटी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्त के रूप में है।
क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये पट्टा पूरा चढ़ा हुआ है गोल, यानी ट्रॉपिकल जोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या बेल्ट भी आप कह सकते हो। इसके बाद जो कर्क से लेकर आर्कटिक वृत्त के बीच का जो हिस्सा है, ये एक मोटा मोटा विभाजन है, बहुत बारीक विभाजन भी होता है, ठीक है। एक हमने ये आपको मोटा मोटा विभाजन बताया, ये इधर का क्षेत्र, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इधर का क्षेत्र ये कहलाता है शीतोष्ण यानी टेम्परेट, ये वाला, और इधर भी यही टेम्परेट है। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ये शीत है, ठंडा है, शीत, और इधर भी दोनों तरफ। तो भारत की लोकेशन आपको जाननी पड़ेगी, इसीलिए हमने बताया। यानी सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, ये जिसमें हमने रेड डॉट लगा दिए, चलिए गर्म दिखाने के लिए, उपोष्ण क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर कोई भी जगह है तो उसका उष्ण जलवायु होगा, गर्म होगा वो। भारत की सिचुएशन तो पूरी तरीके से ना इसमें है ना पूरी तरीके से इसमें है, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में है, यानी भारत की सिचुएशन कुछ यहाँ पे है ये। तो आधा भारत ऊपर शीतोष्ण में आ जाता है, आधा भारत यहाँ उष्ण में आ जाता है। तो वही लाइन आप यहाँ ड्रा कर दिए, ये कर्क निकल रही है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। आप कमेंट करके बताएं कि भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है। अब अगर टेक्निकली देखें, उत्तर प्रदेश की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपको पता है ये है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन कुछ इस तरीके से आप देखोगे, ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इलाका आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन जो है क्या है, कर्क रेखा के ऊपर है। ऊपर का मतलब उत्तर में है, ऊपर और नीचे से आप ये ना समझ लें कर्क रेखा के ऊपर है, उत्तर में है। कर्क रेखा के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। तो ये अगर कर्क रेखा के बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए ये उपोष्ण क्षेत्र में आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है। यानी आप अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन क्या है, वो टेम्परेट एरिया में है, और टेम्परेट एरिया में भी कर्क के निकट है, इसको उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। उपोष्ण यानी ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म तो कर्क और मकर के बीच में है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या होगी, क्या वो टेम्परेट होगी या ट्रॉपिकल होगी। अब यहाँ पर अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो लोकेशन तो इसकी ट्रॉपिकल में है, यहाँ नीचे लोकेशन इसकी टेम्परेट में है यानी शीतोष्ण में है, लेकिन यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। उसको कैसे आप डिफाइन करोगे। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो आप लिखेंगे, अक्षांशीय दृष्टिकोण से यूपी उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल आप कह सकते हो, उपोष्ण क्षेत्र में आता है, क्षेत्र में आता है। लेकिन अब अगला पॉइंट, हिमालय के कारण उत्तर की साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ है, रसिया में, रसिया का जो ठंडा क्षेत्र है, उत्तर की साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें भारत में नहीं आ पाती, भारत में नहीं आ पाती। अतः यूपी में भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विस्तार पाया जाता है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। पूरे भारत में भी यही पाई जाती है। भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब मानसूनी हमने क्यों बढ़ा दिया, तो इसका पॉइंट आप लिख लीजिए। मानसूनी जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत में वर्षा के लिए जो मुख्य फैक्टर है वो मानसूनी पवनों का योगदान होता है। उसमें आप पढ़ चुके हैं पूरा कि भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है, इसीलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और उष्ण कटिबंधीय का मतलब पूरा गर्म में आ जाता है। ज़रा इसको समझें, यहाँ तो ऑलरेडी गर्म है ही, ये क्षेत्र कम गर्म होना चाहिए था, तो ये भी गर्म कैसे हो गया, ये भी गर्म इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे फैला हुआ है हिमालय।
आपको पता है यूपी के बॉर्डर से होता हुआ जा रहा है, मतलब हिमालय। इस तरीके से हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ यूपी के निकट से भी निकल रही हैं। ये है हिमालय। हिमालय क्या कर लेता है, हिमालय जो इधर उत्तर तरफ से, यहाँ आपको पता है चीन है, ऊपर रसिया है, साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आ रही हैं, इधर से आने वाली ठंडी पवनें, इनको रोक लेता है, हिमालय रोक लेता है, तो ये भारत में हवाएं नहीं आ पाती हैं। तो जब ठंडी हवाएं आ नहीं पाती हैं तो यहाँ का क्षेत्र जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से हमने मानसून में पूरा आपको समझाया था कि ये जो थार का रेगिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, ये सब उत्तर का मैदानी क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। यही इधर से हवाओं को खींच भी लेता है मानसून को, तो ये क्षेत्र भी गर्म हो जाता है। इसीलिए टोटल जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस प्रकार का हो जाता है, गर्म प्रकार का हो जाता है। पूरा का पूरा इंडिया गर्म क्लाइमेट में आ जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को हम क्या सही लगाएंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। और मानसूनी इसलिए कहा क्योंकि मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है यहाँ वर्षा कराने के लिए। पूरे भारत में मानसूनी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब इसमें कभी कभी विकल्प में आपको रहेगा कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगर विकल्प में ये नहीं है तो आप उसे सही करेंगे, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टिकोण से उपोष्ण जलवायु है। उपोष्ण और मानसूनी, अगर आपको लिखा मिलता है कि उत्तर प्रदेश में उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है तो वो भी सही है, क्योंकि टेक्निकली वो भी सही है। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली और इसकी जलवायु को समझ लिया आपने। अब क्या, उत्तर प्रदेश में चूँकि बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हैं, अगला पॉइंट लिखिए कि यूपी में क्षेत्रीय भौगोलिक विविधताएं हैं। भौगोलिक विविधताएं हैं यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का भूगोल है, विविधताएं हैं। अतः जलवायु में भी विविधता है, जलवायु में भी विविधता है। देखिए ये एक पूरे एवरेज होता है कि उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है तो गर्म जलवायु है। लेकिन क्या पूरे यूपी में या कहीं की भी बात करें, पूरे इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट पे एक ही प्रकार का टेम्परेचर है, एक ही प्रकार की वर्षा है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे जाओगे तो बिल्कुल आपको बहुत ठंडा मिल जाएगा क्षेत्र। आप पर्वत पे चढ़ जाओगे, किसी माउंट आबू पे चले जाओगे या हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख में चले जाओगे, क्या हर जगह एक ही समान वर्षा, तापमान और दाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर एक ही जैसी जलवायु क्यों? क्योंकि मैक्सिमम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का कहने का मतलब है भारत में मैक्सिमम एरिया में यही आपको मिलेगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर जब क्षेत्रीय बात करोगे तो उस क्षेत्र की जलवायु कुछ डिफरेंट हो सकती है। आप भारत में ही आप देखोगे किसी किसी स्थान पे बहुत वर्षा हो रही है, किसी स्थान पे वर्षा मिल नहीं रही, किसी स्थान पे बहुत टेम्परेचर जा रहा है हाई, किसी स्थान पे जीरो जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। तो ये विविधता क्यों होती है? जैसे पूरे इंडिया में विविधता है वैसे ही क्या उत्तर प्रदेश में विविधता नहीं होगी? उत्तर प्रदेश में भी तो भौगोलिक विविधता है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और गिरिपदीय क्षेत्र है, यानी पर्वतीय क्षेत्र तो नहीं है लेकिन पर्वत के जस्ट नीचे का उसके पर्वत के चरण यानी गिरिपदीय क्षेत्र तो पाया ही जाता है। यहाँ पे शिवालिक श्रेणियाँ बिल्कुल यूपी का बॉर्डर से निकल रही हैं नेपाल की, तो गिरिपदीय क्षेत्र भी पाया जाता है। तो यहाँ भी भौगोलिक भिन्नताओं की वजह से यहाँ में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग वर्षा, अलग अलग तापमान इत्यादि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। इतना आपने नोट कर लिया। अब आइए जलवायु की जो विविधता है उसमें हमें क्या पढ़ना है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो जलवायु है उसको वर्षा के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देखिए, हम जब कृषि को आधार मानेंगे, जब हम एक फैक्टर मृदा को भी जोड़ देंगे, कृषि के लिए मिट्टी आवश्यक है, मृदा आवश्यक है, अगर हम मृदा को भी इसमें शामिल कर लें जलवायु को वर्गीकृत करने में, तो उत्तर प्रदेश में नौ जो है कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। उनको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी जलवायु के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु
को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, दो प्रदेश। एक है, जो पहला है उसे कहते हैं उष्ण और आर्द्र, यानी आर्द्र और उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र का हमने बताया कि नम है, हवा में नमी है, और उष्ण का मतलब गर्म है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको हवा में नमी बहुत कम मिलेगी। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में जाओगे तो शुष्क क्षेत्र मिलने लगेगा, हवा में नमी नहीं है, पानी की कमी है। तो ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में मोटे मोटे तौर से दो प्रकार के क्षेत्र हैं। गर्म तो दोनों क्षेत्र हैं, लेकिन नमी की मात्रा कम है। तो एक को कहा गया आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरे को कहा गया साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। देखो, शुष्क हमने नहीं कहा भी, उष्ण प्रदेश। आप ये भी तो कह सकते थे कि एक आर्द्र है तो एक शुष्क कह दीजिए, तो शुष्क कह देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। देखिए, शुष्क का मतलब है नमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी में आप कह सकते हो कि एक जगह नमी बहुत है हवा में और एक जगह नमी साधारण है, नॉर्मल है, एवरेज रूप से। तो दो प्रकार के क्षेत्र हो गए, और गर्म दोनों हैं, क्योंकि पूरा यूपी ही गर्म है। पूरा यूपी गर्म है, हर तरीके से गर्म है। राजनीतिक तरीके से भी बहुत गर्म है, लोगों के दिमाग भी बहुत गर्म हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ, सब जगह गर्मी है। तो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आइए आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को समझें। पहले देखिए, इसके लिए हमें एक मैप बना लेना होगा। एक हमने बताया था कि आप यूपी का एजुकेशनल मैप बनाना थोड़ा सीख लीजिए, कुछ आइडिया आपको रहेगा। एक प्रकार से हमने यूपी का मैप बना दिया। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, इसको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा गया तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, और दूसरे, एक तराई हो गया, तराई हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और दूसरा हो गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तराई क्षेत्र कह दीजिए, तराई क्षेत्र, और दूसरा हो गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। अब आइए मैप पे पहले हम इसकी लोकेशन आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने पिछली क्लास की है उनको पता है कि तराई क्षेत्र ये है तराई क्षेत्र, जहाँ पे खूब सारी नमी पाई जाती है, खूब सारी वर्षा होती है, इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। ये है तराई। और नीचे का हमने बताया था ये पठारी क्षेत्र है। ये जो आपका झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, ये सब बांदा वगैरह बताया था, कुछ प्रयाग, कुछ ये सब जो है आप पढ़े होंगे। ये है पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। इसको बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र कहते हैं। आप स्पष्ट लिख लें, जो लिखना है वो तराई क्षेत्र आपने लिखा, और इसको लिखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। अब बीच का जो बचता है वो ये मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र को भी हमने 3 वर्गों में विभाजित किया था। जो पश्चिम तरफ का है इसको हम पश्चिमी मैदान कहते हैं, पश्चिमी मैदान। फिर मध्यवर्ती मैदान है, मध्य मैदान यूपी का, और ये हो गया आपका पूर्वी मैदान। मैदान में भी 3 हो गए। तो यहाँ पर जब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने क्या लिया, तराई क्षेत्र और पूर्वी मैदान क्षेत्र। यानी बात हो रही है इस तराई क्षेत्र की और इस पूर्वी मैदान की, पूरब के हिस्से की। ये कैसे हैं? ये आर्द्र हैं। आर्द्र का मतलब खूब सारी ह्यूमिडिटी है, खूब सारी नमी है। इसका मतलब यहाँ वर्षा होती है, वर्षा होती है, पानी है, सरप्लस पानी है। यहाँ तो खूब बाढ़ वाला क्षेत्र है, तराई में खूब दलदली क्षेत्र है, हिमालय है यहाँ ना, तो हिमालय से टकरा करके मानसूनी पवनें खूब वर्षा करती हैं। तो ये आर्द्र क्षेत्र है और गर्म तो है ही। तो ये जो तराई क्षेत्र है ये किस में आता है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में। और पूर्वी मैदान भी आश्न और ऊर्ध्व में आता है, क्योंकि इधर से ही पूरब तरफ से ही मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं उत्तरी भारत में, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं। तो इधर से ही वर्षा स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो आपको पता है कि
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी हवाएं तो उनका पानी ख़त्म होता जाएगा, यानी जो बरसता जाएगा नमी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पानी वर्षा कम होती जाएगी, तो ये सब कम वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। तो पहले ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, दो क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक नमी वाले क्षेत्र हैं, तो इनको आर्द्र में रखा गया है। और गर्म टेम्परेचर तो सब जगह है। तो तराई क्षेत्र में क्या आता है, देखिए तराई क्षेत्र में आप लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ सहारनपुर से लेकर के और कुशीनगर, कुछ देवरिया का क्षेत्र भी, कुशीनगर देवरिया तक का जो एक बेल्ट है, जिसमें बॉर्डर एरिया के लगभग सभी ज़िले, बॉर्डर एरिया के तो सभी ज़िले, और यहाँ जो है गोंडा, बस्ती और यहाँ शाहजहांपुर का उत्तरी इलाका, ये सब आ जाते हैं तराई बेल्ट में ही। तो आप इसमें लिखिए सहारनपुर से कुशीनगर तक उत्तर का तराई बेल्ट इसके अंतर्गत आएगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कुछ ज़िलों के नाम, तो आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, कुछ ज़िले आप यहाँ के नोट कर दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ ज़िलों के भी नाम लिख दीजिए कि ये ज़िले आते हैं। जैसे मुरादाबाद, उत्तरी मुरादाबाद, बिजनौर आता है, बिजनौर है, और कुछ ज़िले ले लीजिए। मुरादाबाद है, यहीं पे बिजनौर है, यहीं पे आपको बरेली मिल जाएगा, पीलीभीत मिल जाएगा, बहराइच, मतलब बीच बीच के एक दो डाल दीजिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपको कुछ ज़िले भी मालूम हैं कि तराई क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं। सभी मत लिखने बैठ जाइएगा ना, वही बहुत हो जाएगा। जैसे एक यहाँ का उठा लिया, एक यहाँ पे बहराइच ले लो, पीलीभीत ले लो, और इधर महाराजगंज, कुशीनगर, कुछ इत्यादि करके लिख दीजिए। मुरादाबाद, बिजनौर, बहराइच, लखीमपुर, बरेली, महाराजगंज आदि इसमें आते हैं इस तराई क्षेत्र में। इसकी क्या विशेषता है, इस तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है, जलवायु कैसी है यहाँ की? तो वर्षा के आधार पे हम बात कर रहे थे, तो ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 120 से 180 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज औसत वार्षिक वर्षा वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, ये एवरेज रेनफॉल है यहाँ का। अगर पूरे यूपी की हम बात करते हैं तो 95 है एवरेज, यानी लगभग 100 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में औसतन। तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, एवरेज निकालोगे तो 95 के आसपास ही है वर्षा। बहुत वर्षा नहीं होती यूपी में, लेकिन फिर भी अच्छी वर्षा है। 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, अच्छी कृषि, सब प्रकार की फसलें होती यूपी में। यूपी में रबी, खरीफ और सब आप देखोगे, पढ़ाएंगे कृषि में, बहुत जो है अन्न उत्पादन में यूपी अग्रणी राज्यों में है। तो यूपी में कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही, कहीं कम वर्षा हो रही, कहीं पे पानी को भी तरस रहे हैं लोग। आप जब दक्षिण तरफ जाओगे, उसके रीजन्स भी हम बताएंगे, अभी कारण भी बताएंगे, क्योंकि आपको मेंस में लिखना है। एग्जामिनर्स के क्वेश्चन को आप जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं कि तराई में वर्षा होती है। तराई अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है, तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 120 से 180 सेंटीमीटर हो रही है। और तापमान क्या है यहाँ का? तापमान एक तो शीत के महीने में जनवरी का ले लीजिए। अगर हम तापमान की बात करें तो जनवरी में औसत तापमान रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। और अगर हम ग्रीष्मकाल की बात कर लें तो जुलाई में बात कर लें तो 30 के आसपास रहता है। जुलाई में औसत तापमान रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। एक हमने ठंडक के महीने का ले लिया, ग्रीष्मकाल का ले लिया। तो ये तराई क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी तरह पूर्वी मैदान भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो पूर्वी मैदान में क्या आता है, देखिए पूर्वी मैदान में अब आपको यहाँ पे हमने आपको ज़िले बताए हुए हैं, आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यहाँ सोनभद्र तो पठारी में आ गया। इसके ऊपर चंदौली की हमने चकिया तहसील बताई थी, वो भी पठार में आ गया। तो बाकी बचा हुआ चंदौली है, यहीं पे मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर का गंगा के ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर का क्षेत्र, दक्षिण वाला तो आ जाता है पठार में। ऊपर का जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वो ठीक है, गाजीपुर है, देवरिया है, यहीं पे आपको
वाराणसी मिल जाएगा, यहीं पे आजमगढ़ है और बस्ती है, गोंडा है, सीतापुर तक आ जाता है। इधर सीतापुर है और बाराबंकी है। ये सब इलाके यहाँ पूर्वी मैदान में आते हैं। तो पूर्वी मैदान की जब हम बात करेंगे तो आप इसमें इलाके बताएंगे, जैसे मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी। पूर्वी मैदान के कुछ ज़िले लिख दीजिए, जैसे मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर। वहीं पे आप देखिए जौनपुर भी आपको मिल जाएगा। हमने इसकी सब आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। फैजाबाद यानी अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर सब मिलेंगे आपको, सब याद होना चाहिए। अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, उत्तरी शाहजहांपुर, इसमें सब आ जाता है आदि। बहुत नहीं लिखना है, आप एक तरफ से ज़िले मत गिनाने बैठ जाना। लगभग आपने बीच बीच के कुछ बता दिए तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कौन से ज़िले हैं। अदरवाइज पूर्वी क्षेत्र में क्या है आपको कुछ भी नहीं पता है तो यूपी का बाकी आप सब कुछ यहाँ आपको हमने सभी ज़िले बताए हुए हैं। तो पूर्वी क्षेत्र के कुछ ज़िलों के नाम और इत्यादि, ये ज़िले आते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ये भी अच्छी खासी वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ भी जो है औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। यहाँ भी औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ भी होती है। तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं अच्छी खासी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब आइए इसका कारण भी आप लिख लीजिए। इसी के नीचे लिखिए, मैं बोल देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। लिखिए, ये तराई क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो हैं वो अच्छी खासी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि पहला रीजन, मानसून उत्तर प्रदेश में पूरब दिशा से प्रवेश करता है। आपको पता है कि इंडिया में अगर देखें इस तरीके से, आप एक मैप से समझें, अगर हम इस तरह बात करें तो यहाँ पे यूपी है। आपको पता है कि मानसूनी हवाएं इस तरीके से अरब शाखा यहाँ से और बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरीके से मुड़ करके यूपी में होते हुए यहाँ जाती है आगे। तो मानसून की बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वही यूपी में वर्षा करती है। इसको हम अभी पढ़ाएंगे, जब वर्षा ऋतु पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम ऋतु पे बात करेंगे तो हम ये पूरा डिटेल में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्षा किस शाखा से होती है, कितनी होती है, कैसे कैसे, वो डिटेल उसकी चिंता आप ना करिए। यहाँ पे जितना हम बता रहे हैं उतना समझिए। इसका कारण आपको बताना है कि तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा और पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा क्यों होती है। उसका कारण लिखिए कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी शाखा बिहार होते हुए पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है। पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो पहले ही पूरब के क्षेत्र में वो अधिक वर्षा करती है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ हवाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए मध्य मैदान में वर्षा कम होती है और पश्चिम मैदान पहुँचते पहुँचते हवाओं में नमी बहुत कम हो जाती है, जिससे वहाँ वर्षा सबसे कम होती है। तो आप ये लिख दीजिए कि पूरब से पश्चिम बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। पूरब से पश्चिम बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। एक पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये आपको पता हो गया कि पूरब में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, ये जो हमने बताया। दूसरा पॉइंट लिखिए, तराई क्षेत्र में वर्षा। तराई क्षेत्र जो है वो हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है, यानी यहीं बगल में पूरा हिमालय है, इस तरीके से हिमालय है तो उसके पास में ही स्थित है। आप लिखेंगे तराई क्षेत्र हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, यानी पर्वत की जड़ के किनारे किनारे स्थित है। जब मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो टकरा करके वर्षा करती हैं, जो हिमालय से सटे हुए एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हिमालय के निकट ही स्थित है। हिमालय से हवाएं टकराएंगी, किसी भी पर्वत से जब हवाएं टकराती हैं, जैसे ये पर्वत है, ये इधर से हवाएं आई, तो जब किसी पर्वत के सहारे हवाएं ऊपर जाएंगी तो बादल बनेगा, वर्षा होगी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो पर्वत के निकट वाले क्षेत्र में ही होगी, और जैसे जैसे आप दूर क्षेत्र में आओगे तो वर्षा कम होगी। हवाएं टकरा के पूरा ऊपर बढ़ेगा यहाँ का बहुत क्षेत्र में, तो इधर वर्षा पीछे तरफ कम होगी, हिमालय की तरफ
ज़्यादा होगी हमेशा। तो ये हिमालय है, हवाएं आई, हवाएं हिमालय से टकराएंगी तो हिमालय से सटे हुए क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करेंगी। और ये तराई क्षेत्र इसीलिए बना ही है क्योंकि यहाँ खूब सारी वर्षा भी हो रही है, खूब नदियाँ उतर रही हैं जो हमने बताया था दलदली क्षेत्र बनाती हैं। तो हिमालय से सटे हुए क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती हैं, इसीलिए तराई क्षेत्र अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो हिमालय से दूरी बढ़ जाने की वजह से वर्षा की मात्रा में उत्तर से दक्षिण जाने पर कमी होती है। तो 2 पॉइंट आपके पास निकल के आए। देखिए ये सब कुछ नोट करिएगा आप नोट्स में, हम लिख नहीं रहे, फिर भी अगर ये छोड़ देंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स जो हमने बताए अगर ये ध्यान से उतर गए आपके तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर वर्षा क्यों कम होती है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा अगर आप कह रहे हो गोरखपुर में होती है, आगे मैं बताऊँगा, कुछ फैक्ट भी आपको देंगे कि मथुरा में वर्षा कम होती तो क्यों होती है, गोरखपुर में वर्षा सबसे ज़्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, पठार में वर्षा नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, रीज़न। उसके 2 फैक्ट हमने निकाले भी। देखिए पहली चीज़ तो हमने बताया, प्रूफ किया आपको कि जैसे जैसे पूरब से पश्चिम बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। दूसरा पॉइंट हमने बताया जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण भी बढ़ेंगे तो भी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ आएगी, जहाँ उत्तर भी हो पूरब भी हो, तो यही कोना आपको मिल जाएगा। उत्तर में वर्षा ज़्यादा होती, पूरब में वर्षा ज़्यादा होती है, तो उत्तर और पूरब का जो कोना है यहीं पे तो है गोरखपुर, यहीं पे है गोरखपुर। तो अगर 30 साल का एवरेज जब निकाला गया, लगभग 30 साल का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि गोरखपुर सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर रहा है यूपी में। तो प्रश्न बन जाता है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर, क्योंकि इधर से ही भाई पानी लेके हवाएं आई, इधर ही बरसना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पूरब में ही वर्षा होगी और पूरब में भी उत्तर में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी क्योंकि ये हिमालय के निकट है, तो वहाँ पे कुछ भौगोलिक दशाओं की वजह से गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, फिर इधर घटती जाएगी। अब एक फैक्ट है, दूसरा है कि उत्तर हिमालय से जितना दक्षिण की तरफ दूर आओगे तब भी वर्षा का मान कम होगा। तो बुंदेलखंड का ये जो पठारी क्षेत्र है ये तो सबसे दक्षिण में पड़ जाता है यूपी में, तो यहाँ वर्षा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और इस पठार में भी जितना पश्चिम आते जाओगे उतना वर्षा कम होती जाएगी। तो यहाँ पे पड़ जाता है आपका मथुरा, मथुरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आता है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम। ये हो गया न्यूनतम वर्षा कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर औसत, औसत वार्षिक। ये देखिए 30 वर्ष का अध्ययन का पूरा एवरेज के आधार पे मथुरा है न्यूनतम वर्षा में, और ये गोरखपुर है अधिकतम वर्षा में। अधिकतम वर्षा कितनी है, 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है ये। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल गोरखपुर में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अभी 2022 की रिपोर्ट जो पिछले साल आई उसके हिसाब से आप देखोगे तो सोनभद्र ने बाजी मारी है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई और न्यूनतम में अलीगढ़ पहुंच गया, अलीगढ़ में सबसे कम वर्षा हुई। तो ये आंकड़े प्रतिवर्ष किसी में ज़्यादा किसी में कम घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन एरिया आपका वही रहेगा। वर्षा अगर प्राप्त करेगा तो इधर का ही क्षेत्र कोई होगा जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगा, और न्यूनतम वर्षा प्राप्त करेगा तो कोई इधर का ही होगा आसपास का। तो चेंज थोड़ा 1-2 होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आंसर यही क्यों है, क्योंकि ये लगभग 30 साल का एवरेज में देखा गया कि सबसे ज़्यादा यही टॉप मारे हैं। तो ये इस तरीके से निकल के आता है। तो ये आपने समझ लिया कि तराई क्षेत्र में वर्षा क्यों ज़्यादा होती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में वर्षा क्यों ज़्यादा होती है, और इनके कुछ आपने क्षेत्र भी जाने और वर्षा क्या है वो भी जाना, न्यूनतम वर्षा जाना, अधिकतम वर्षा भी आप जान लिया। हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। अब आइए हम साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में देख लेते हैं क्या आता है। साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश, तो इसको हम मिटा देते हैं, इधर नोट करते रहिएगा इसको। साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश में जो है इसके 3 पार्ट किए गए हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और दूसरा है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है विभाजन इसका
बुंदेलखंड पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन पहाड़ियाँ हैं नहीं ज़्यादा, इसीलिए बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र लिखें आप, पठारी क्षेत्र। अब देखिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र, 3 विभाजन ये किस में है? ये साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश, गर्म ये भी हैं लेकिन ये साधारण आर्द्र हैं। साधारण आर्द्र का मतलब है कि यहाँ पर वर्षा कम है, नमी कम है हवा में। तो इसमें देखिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आगरा आता है, मैनपुरी आता है। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बदायूं, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये सब इधर के ज़िले जो हमने बताए थे। देखो मेरठ है यहाँ पर, मेरठ। अब एक एक को थोड़ा सा डिफाइन कर लें, लिख लें। यहाँ पे लिख रहे हैं हम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पहली हेडिंग क्या है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो कुछ क्षेत्र आप बता दीजिए। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र देखिए यहाँ पे मेरठ है, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, बागपत है, और यहाँ पे आपका मथुरा है, आगरा है, एटा है, ये कुछ हैं। बाकी आपको बहुत सारे पता हैं। यहीं पे आपका संभल है। तो ये सब इलाका पश्चिमी में आता है। इसमें जैसे मेरठ, गाज़ियाबाद, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा आदि। देखिए सब नहीं हमने बताया ना, पूरा मत गिनवाने लगेगा कि पता चले आप उत्तर प्रदेश के ज़िले पढ़ा रहे हैं। तो आपने बता दिया, ये एरिया डिफाइन हो जाएगा कि लगभग ये ज़िले वहाँ आते हैं। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के ये सब ज़िले हैं। तो हमने आपको क्या बताया? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 80 से 100 के बीच रहती है, एवरेज देखेंगे। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो आपको रहेगी 65 से 85 सेंटीमीटर, एवरेज लगभग 84 रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा ये कितनी है? 65 से 85 सेंटीमीटर, और एवरेज आप रहता है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र का एवरेज है वर्षा का 84। यहाँ वर्षा है 84 सेंटीमीटर। यहाँ जो वर्षा है वो अभी बताएंगे हम। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है और यहाँ पे वर्षा कम है। यहाँ पे भी वर्षा हमने यहाँ की बताई है। तो पश्चिमी क्षेत्र है, औसतन 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी 65 से लेकर 85 के बीच होती है वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में। अब इसके बाद मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में देखिए, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो ये सब कुछ हिस्सा जैसे प्रयागराज है, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सब इसी में आ जाता है। कानपुर, उन्नाव, हरदोई वगैरह, शाहजहांपुर वगैरह। तो अगली जो हेडिंग आप डाल दीजिए वो है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो इसमें हमने बताया जैसे प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई आदि, ये सब इसी में आते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। यहाँ पे औसत वार्षिक जो मध्यवर्ती मैदान की है वो देखिए, अगर आप इस करेंगे देखिए तो यहाँ पे 80, देखिए ये वर्षा आपने देखी थी जो पूर्वी मैदान की, तो ये 100 से 120 थी, यानी 100 मिनिमम रहता था, 100 के ऊपर है। लेकिन जब मध्य में और पश्चिमी जाओगे तो ये सब 100 के नीचे ही मिलेंगे, 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो पश्चिमी मैदान की जैसे हमने 84 बताई है, 84 सेंटीमीटर एवरेज, और हमने क्या बताया कि 60 से लेकर के 85 के एवरेज रहती है। तो इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, 80 से 90 सेंटीमीटर रहती है एवरेज में। 80 से 100 के बीच में एवरेज इसका 98 है। यहाँ वर्षा जो है 98 सेंटीमीटर है एवरेज में, 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है, और ज़्यादातर
98 के आसपास आ रही है, यानी 100 के निकट है। यहाँ की वर्षा मध्यवर्ती मैदान की 100 के निकट है, लेकिन 100 पार नहीं कर रही है। 100 पार करेगी पूर्वी मैदान में, 100 से ऊपर रहेगी वर्षा। यहाँ 100 के निकट है और यहाँ देखिए 100 से बहुत कम आ गया, 84 के आसपास आ गया। कहने को आप कह सकते हो कि यहाँ पर 80 से 100 के बीच में वर्षा होती है, लेकिन 80 से 100 के बीच में ये 100 के पास में रहता है, ये 100 के ज़्यादा नीचे रहता है, 85 के आसपास। और बुंदेलखंड में ये वर्षा लगभग 90-91 सेंटीमीटर के आसपास रहती है एवरेज में बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो तीसरी हेडिंग डाल दीजिए बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में लिखिए, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में कुछ ज़िले लिख लीजिए। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में यहाँ के ज़िले हमने बताए हुए आपको हैं। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में देखिए, इसमें आपका ललितपुर है, ललितपुर, झांसी, महोबा और चित्रकूट आदि, हमीरपुर है, हमीरपुर आदि, ये सब बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में है। यहाँ पर लिखिए बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में ये हिमालय से भी दूर है, इसीलिए यहाँ तक आते आते वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आया वो इस पठारी क्षेत्र पे सबसे कम वर्षा करता है। तो यहाँ की जो औसत वर्षा है वो रहती तो 80 से 100 के बीच में है, लगभग 90 के आसपास एवरेज रहता है। यहाँ पे वर्षा कितनी रहती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। एवरेज हमने बताया 91 सेंटीमीटर लगभग वार्षिक वर्षा रहती है। तो ये एक प्रकार से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी की कमी रहती है। क्योंकि एक तो देखिए पठार कठोर भी होते हैं, तो अगर पानी कुछ बरसा भी तो वो भी ज़मीन में ज़्यादा सोखता नहीं है, बह जाता है, नदियों में चला जाता है तुरंत, और वो नदियाँ तेज़ी से बहती हैं जो तुरंत उसको बड़ी नदियों में पहुंचा देती हैं पानी। तो यहाँ पानी का वाटर लेवल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि नीचे पानी जाता ही नहीं है। जब तक पानी सोख करके नीचे जाएगा नहीं ज़्यादा, और पठारी क्षेत्रों में पानी नीचे ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कठोर चट्टानें रहती हैं, पानी उस पर तेज़ गति से बहता है और वो तेज़ धारा के रूप में जाके नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो पानी का वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये शुष्क क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ सूखाग्रस्त रहता है ये बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, इसीलिए कृषि के क्षेत्र से दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा रहता है। अगर कृषि उत्पन्न की जाती है तो उसमें मानवीय श्रम ज़्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम कृषि इत्यादि में उसको पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत रहती है। इधर के जो इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त रहते हैं, बाढ़ की समस्या से जूझते रहते हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र में मध्यम वर्षा होती है, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है। यानी मैदानी क्षेत्र में बात करें तो पश्चिम की तरफ में जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये है उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्षा के आधार पर वर्गीकरण। दो बड़े क्षेत्र हमने बताए, आर्द्र एवं उष्ण और साधारण एवं आर्द्र प्रदेश। अब देखिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको ऋतुएं पढ़नी पड़ेंगी। वर्षा और डिटेल में पढ़ेंगे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को उत्तर प्रदेश में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद एक क्लास करेंगे जब हम कृषि जलवायु प्रदेश, यानी 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, उसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको मैप पे समझना है कि 9 क्षेत्र कौन से हैं, बांट करके आपको दिखाना होगा 9 कृषि जलवायु प्रदेश और उनके नाम, और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आपको ध्यान देना होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।